हेलो दोस्तों। तो हम लोग मूल अधिकार के अंतर्गत जो है समानता का अधिकार का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अनुच्छेद 14 और 15 को पढ़ लिया है। उसके बाद अनुच्छेद 16 में हम लोग जो है पढ़ाई कर रहे हैं कि अनुच्छेद 16 इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 16 में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि राज्य के अधीन जो नियोजन होगा उसमें सभी लोगों को अवसर की समानता होगी। इसके अंतर्गत हमने इसके जो है 5 क्लॉज देखे थे। ठीक है। 5 क्लॉज में हम लोगों ने पहले में देखा था कि जो है कि राज्य के अधीन जो नियोजन है उसमें अवसर की समानता होगी। दूसरा देखा था कि राज्य के अधीन जो नियोजन होगा उसमें नागरिकों के बीच जो है धर्म, मूलवंश, जात, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उसके बाद तीसरा जो है हम लोगों ने देखा था कि अगर संसद चाहे तो अब कानून बनाए और जो है निवास को किसी स्थान पर जो है रोजगार पाने की जो है शर्त बना सकती है। उसके बाद हम लोगों ने इसमें चौथा देखा था कि नागरिकों का जो कोई पिछड़ा वर्ग होगा तो उसके लिए जो है आरक्षण किया जा सकता है। उसके बाद इसमें एक पांचवा देखा था कि धार्मिक संस्था से संबंधित जो पद हैं वह उस धर्म विशेष के व्यक्ति के लिए जो है आरक्षित की जा सकती हैं। ठीक है। और उसके बाद जो हम लोगों ने अनुच्छेद 16 का क्लॉज 4 पढ़ा, तो उसमें क्या आया कि नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के लिए जो है आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। इसी के अंतर्गत जो है हम लोगों ने कल जो है देखा कि कौन पिछड़ा वर्ग क्या है, कैसे क्या प्रक्रिया होती है इसकी। उसके बाद हम लोगों ने अपना टॉपिक ख़त्म किया था इंदिरा साहनी केस 1992 पे। इंदिरा साहनी केस में ही कहा गया था कि पदोन्नत में आरक्षण नहीं लागू होगा। ठीक है। और इसी के बाद हम लोगों ने जो है कहा था कि पदोन्नत पे जो आरक्षण का मुद्दा है उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए कि लिखा हुआ है इंदिरा साहनी केस 1992। इंदिरा साहनी केस में जो निर्णय आया था वो क्रमशः इस प्रकार था कि जो आरक्षण की व्यवस्था जो है वो संविधान में जो वर्णित समान अवसर की समानता का अधिकार है, ठीक है, उसके विरोध में नहीं है, विरोधी नहीं है। और दूसरा क्या कहा है कि जात के आधार पर जो है आरक्षण दिया जा सकता है, क्योंकि भारत में जो है सामाजिक पिछड़ापन ही मुख्य पिछड़ापन है। ठीक है। उसके बाद जो पिछड़ी वर्ग का जो साधन संपन्न हिस्सा था, यानी कि जो पिछड़े वर्ग में अग्रणी थे, उनको जो है उनमें क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया गया कि इनको जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उसमें उसके बाद इसमें जो एक प्रावधान था कि आरक्षण की जो अधिकतम सीमा होगी वो 50% से अधिक नहीं हो सकती। यद्यप जो है अगर कोई असाधारण परिस्थिति आ गई तो इसमें इसको जो है बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद पदोन्नत में आरक्षण जो है लागू नहीं होगा। इसके बाद जो है हम लोग इसी पे बात करना प्रारंभ किए थे कि पदोन्नत पर आरक्षण जो है होगा या नहीं होगा। इससे संबंधित आज मुद्दों को देखेंगे। ठीक है। और इसके बाद एक और कहा था कि इसमें जो है जो आरक्षण का मुद्दा है उसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है इंदिरा साहनी केस में। इसके बाद हम लोगों ने क्लास कल समाप्त कर दी थी। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि पदोन्नत में आरक्षण का मुद्दा कैसे उभरा और कैसे बातें सामने आई और वर्तमान समय में स्थिति क्या है। ठीक है। तो जब पदोन्नत में आरक्षण जो है इंदिरा साहनी केस में मना कर दिया गया, किसमें? इंदिरा साहनी केस में आरक्षण मना कर दिया गया। ठीक है। आरक्षण पदोन्नत में नहीं। ठीक है। पदोन्नत में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है। इसको हम लोग इधर लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है। पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है। अब जब इसमें ये आ गया कि जो है पदोन्नत में आरक्षण नहीं होगा, उसके बाद क्या है, संसद ने संविधान में 77वां संविधान संशोधन किया। देखिए 77वां संविधान संशोधन जो है संसद द्वारा पेश किया गया और संशोधन हुआ है। इसके अंतर्गत जो है अनुच्छेद जो 16 का क्लॉज 4 था उसमें जो है 16(4)(a) जोड़ा गया। ठीक है। 16(4)(a) जोड़ा गया अनुच्छेद 77 77th अमेंडमेंट से जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। इससे जो है 16(4) जोड़ा गया, 16(4)(a). ठीक है। ठीक है। 16(4)(a) जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया कि जो है पदोन्नत में जो है आरक्षण एससी और एसटी के लिए प्रावधान किया गया कि एससी और एसटी के लिए जो है पदोन्नत में आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है। एससी व एसटी को पदोन्नति में आरक्षण। ठीक है। 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से क्या कर दिया गया कि 77वां संविधान संशोधन से कि एससी और एसटी को जो है पदोन्नत में आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है।
और इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस संविधान संशोधन से SC व ST को पदोन्नत में आरक्षण की बात कही गई, तो वो 77वां संविधान संशोधन 1995 में। ठीक है, उसके बाद इसी में फिर एक और संविधान संशोधन हुआ जो है अनुच्छेद 16(4) में, 16(4)A में जो है एक और लाइन जोड़ी गई। ठीक है, 85वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 16(4)A में जो एक और लाइन जोड़ी गई। इसमें क्या कहा गया कि जो है कि इसने क्या प्रावधान किया, 16(4)A में जो एक और लाइन जोड़ी गई, 85वां संविधान संशोधन जो 2001 में हुआ, इसमें कहा गया कि जो है SC और ST को आरक्षण दिया गया। ठीक है, और पदोन्नत में उन्होंने आरक्षण प्राप्त कर लिया, तो आरक्षण में जो है परिणामी जो है ज्येष्ठता लागू हो जाएगी, यानी कि जो सीनियर हो गया इसके अंतर्गत वो सीनियर ही रहेगा। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि अगर जो है पदोन्नत में आरक्षण कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो उसकी यह जो है ज्येष्ठता जो है वो परिणामी हो जाएगी, यानी कि परिणामी ज्येष्ठता का नियम आया 85वें संविधान संशोधन से। इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि जो है कि अगर SC और ST का सदस्य जो है पदोन्नत में आरक्षण प्राप्त कर लेता है तो वो उसकी या जो पदोन्नत में आरक्षण से जो लाभ पा गया, यानी कि जो उसे ज्येष्ठता मिली, वो जो है अस्थायी हो जाएगी। इसमें क्या हुआ कि मान लीजिए अगर A और B दो लोग हैं। ठीक है, A जनरल का है या BC का है, जनरल या OBC का है, क्योंकि इन दोनों को जो है पदोन्नत में आरक्षण नहीं मिलता। और B जो है SC का है या ST का है, इनके लिए आरक्षण का प्रावधान है पदोन्नत में। तो मान लीजिए A दोनों मित्र हैं, उसके बाद दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं, और A जो है 2010 में UPSC क्लियर किया और उसके बाद IPS बना। ठीक है, IPS बना और जो है SP बन के थाने में, जिले में तैनात हो गया। ठीक, मान लीजिए इसकी जो प्रमोशन अवधि है वो 10 वर्ष में इसका प्रमोशन होना है, और इसका आरक्षण की वजह से जो है 5 वर्ष में प्रमोशन होना है। अब इसका मान लीजिए किसी दुर्भाग्यवश नहीं हुआ, लेकिन देखा कि मेरा मित्र जो है हो गया है, इसने भी मेहनत की और 2012 में ये भी हो गया, और सौभाग्य से इसको भी IPS मिला और ये भी SP बन के तैयार हो गया। फिर 5 साल बाद इसको आरक्षण मिला, 2017 में इसको आरक्षण का लाभ मिला, और ये जो है मान लीजिए DIG बन गया। ठीक है, और ये 2017 में अभी भी जो है SP ही है। ठीक, 2020 आया। ठीक है, उसके बाद ये भी DIG बन गया, और 2020 में जो है ये जो है अभी भी ये भी DIG है। ठीक, 2022 आया। ठीक, ये मान लीजिए DIG रहेगा, ये जो IG बन जाएगा, जो जिसको आरक्षण जो है मिल रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है इसमें होता था कि हो जाता था इस तरीके से कि मान ली इनकी सर्विस अवधि ज़्यादा हो गई, तो जब ये भी DIG पहुंच जाएंगे तो ये जो है जो सीनियर हो जाएंगे, और जब तक ये DIG हैं, मान लीजिए SP पे इनकी नियुक्ति हुई और SP पे इनकी, अभी ये सीनियर हैं क्योंकि इनकी सर्विस अवधि जो है वो 2 साल ज़्यादा है। उसके बाद इन्होंने हुआ। ठीक है, और उसके बाद रैंक बदल गया इनका, 2017 में इनका रैंक यही रह गया। अब सेवा अवधि इनकी ज़्यादा है, लेकिन इनका जो रैंक बदल गया, तो रैंक के आधार पर जो है रैंक से जो है आपकी सीनियरिटी तय होती है, तो इनका जब रैंक ज़्यादा हो गया तो ये सीनियर माने जाने लगे। ठीक है, उसके बाद फिर जब ये 2020 में ये DIG बन गए, फिर दोनों की रैंक सेम हो गई। उसके बाद ये हुआ कि अब ये सीनियर हो गए हैं, आप इनसे जूनियर हैं, क्योंकि इनकी सेवा अवधि ज़्यादा थी। तो इसी को हटाते हुए कि ऐसी ऐसी कोई समस्या ना आए कि आखिर सीनियर कौन है या फिर जूनियर कौन है, कौन किसका दिया हुआ ऑर्डर मानेंगे, इन सब चीज़ों को लेके जो है समस्या आई, तब ये जो है 85वां संविधान संशोधन करके परिणामी ज्येष्ठता का नियम लागू कर दिया गया कि एक बार जिसने जो है सीनियरिटी प्राप्त कर ली एक बार प्रमोशन के बाद, तो उसकी वो जो है सीनियरिटी जो है अस्थायी हो जाएगी, यानी कि परिणामी ज्येष्ठता का नियम ले आया गया। ठीक, इसकी हम लोग बात कर लिए। उसके बाद जो है संविधान, इससे जो जिसको समस्या हुई उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में केस किया, तो M नागराज केस जो है 2006 में आया। ठीक, M नागराज केस 2006, M नागराज केस 2006। इसमें जो है इसको 77 को, 85 को, 16(4)A को, इसको जो है चुनौती दी गई। ठीक है, न्यायालय में। अब न्यायालय ने क्या कहा कि जो है पदोन्नत में आरक्षण जो है वो जो है सही है। ठीक, लेकिन उन्होंने जो है कुछ बातें निर्धारित की कि जो है
जब हम पदोन्नत में आरक्षण की बात करते हैं तो हम निम्न नियमों का जो है ध्यान रखेंगे कि जो हम उसी आधार पर करेंगे कि उनका जो पिछड़ापन है उससे संबंधित हमें आंकड़े दीजिए। ठीक है? कि इनका जो प्रतिनिधित्व है वो पिछड़ा है, इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। दूसरा इनका पर्याप्त अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, ठीक है? इसके आधार पर इनको आरक्षण दिया जाएगा और इससे संबंधित तथ्यात्मक आंकड़े प्रस्तुत करिए। फिर इससे ये भी ध्यान रखना होगा कि प्रशासनिक जो दक्षता होती है वो प्रभावित ना हो। ठीक है? कि जो प्रशासन करने की शैली है कि मान लीजिए ये जाएँगे, मान लीजिए कोई करप्ट है, उसको परिणामी ज्येष्ठता लेके आप बड़े पोस्ट पे ले आए हैं, तो वो जो है समाज में जो है उथल-पुथल पैदा कर सकता है, उसे पावर मिल जाएगी। तो इससे संबंधित भी आंकड़े प्रस्तुत किए जाएँगे। तो यम नागराज केस आया, यम नागराज केस में जो प्रावधान थे वो क्रमशः इस प्रकार थे कि इन्होंने पहली बात तो पदोन्नत में आरक्षण को सही ठहराया। उसके बाद इन्होंने कुछ नियम दिए कि पिछड़ापन आधारित, अगर जात पिछड़ी है तब उनको पदोन्नत में आरक्षण मिलेगा। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है तब आरक्षण मिलेगा। उसके बाद आपका देखें तो अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। उसके बाद प्रशासनिक दक्षता भी प्रभावित ना हो, प्रशासनिक दक्षता, ठीक है, प्रभावित ना हो, ना हो, तब आरक्षण दिया जा सकता है। ठीक है? और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट इसी में ले आया कि जो है प्रशासनिक दक्षता ना प्रभावित हो। उसके बाद जो एससी और एक कॉन्सेप्ट आया इसमें कि जो एससी और एसटी में भी क्रीमी लेयर पदोन्नत में आरक्षण को लेके आ गया। सामान्य जो नई भर्ती है उसमें नहीं जो है क्रीमी लेयर लागू है एससी और एसटी के लिए, लेकिन जब पदोन्नत में आरक्षण की बात आएगी तो उसमें एससी और एसटी के में जो है पदोन्नत में आरक्षण को लेकर क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू है कि जो क्रीमी लेयर साधन संपन्न हिस्सा है, ज़्यादा अग्रणी क्लास में जो है पहुंच गया है ये व्यक्ति, तो इसको जो है परिणामी जो पदोन्नत में आरक्षण का लाभ है वो नहीं दिया जाएगा। ठीक? उसके बाद इसी में क्रीमी लेयर वाली बात आ गई। फिर इससे जब लोग संतुष्ट नहीं हुए तो एक जर्नैल सिंह केस हुआ। ठीक है? जर्नैल सिंह केस 2018 में हुआ। ठीक? अब जर्नैल सिंह केस में क्या हुआ कि इसमें भी जो है पदोन्नत के आरक्षण को जो है सही ठहराया गया। ठीक है? सेम कि सही है पदोन्नत में आरक्षण। उसके बाद जो है एससी और एसटी के लिए जो क्रीमी लेयर का जो सिद्धांत है उसको पालन करने की बात कही गई, यानी कि जो एम नागराज का केस था वही जो है फिर उसको दे दिया गया। अब इससे मान लीजिए सरकार संतुष्ट नहीं हुई तो उन्होंने जो है पुनर्विचार याचिका दायर की। ठीक? पुनर्विचार याचिका जो है दायर की तो उसमें जो है फिर जो है जनरल सिंह केस के जो है इसमें जो है सही ठहरा दिया गया कि जो यम नागराज केस का जो है, जब जनरल सिंह केस से असंतुष्ट सरकार ने जब पुनर्विचार याचिका दायर की तो इसमें भी जो है जनरल सिंह केस का जो निर्णय आया था 2018 में उसको जो है नहीं बदला गया और जो है उसको एज इट इज रखा गया। ठीक? और इसमें जो एक बात आई कि अनुच्छेद 335 जो पर्याप्त जो प्रतिनिधित्व की बात करता है, उसके बाद जो प्रशासनिक दक्षता की बात करता है और जो है कहता है कि अगर पिछड़ापन है समाज में तो उसको जो है आरक्षण का लाभ मिलेगा पदोन्नत में। ठीक? उसके बाद आया जो है ये जो है कि प्रशासनिक दक्षता ना प्रभावित होना पाए, ये अनुच्छेद 335 में भी लिखा है कि जो है कि पदोन्नत में आरक्षण तब उसी को मिले ताकि जो है प्रशासनिक दक्षता को प्रभावित किए बिना ही जो है पदोन्नत में आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। कि इससे ये नहीं कि हम सामाजिक न्याय के चलते जो है पदोन्नत में आरक्षण दे दें और उसके बाद जो है प्रशासनिक दक्षता हमारी प्रभावित हो। ठीक? तो इस केस से क्या हुआ कि जो है 335 जो अनुच्छेद है इसका भी रेफरेंस देके कहा गया कि जो है प्रशासनिक दक्षता ना प्रभावित होने पाए, भले ही सामाजिक न्याय उस वहाँ पे जो है सामाजिक न्याय से जो है आदमी जो है मुकर सकता है कि हम सामाजिक न्याय नहीं लाएंगे कि जो है इस आधार पर कि इससे हमारी प्रशासनिक दक्षता प्रभावित हो और समाज में अलग तरीके का एक जो है असंतुष्टि पैदा हो और जो है बेकार माहौल वो अधिकारी तैनात कर दे जिसकी जो है दक्षता नहीं है। ठीक है? उसके बाद बैकलॉग या कैरी फॉरवर्ड का मुद्दा आया। ठीक? इस पर हम लोग बात बैकलॉग और कैरी फॉरवर्ड क्या है, तो इसमें अनुच्छेद जो है 16(4)(b) एक जोड़ा गया आपका 81वें संविधान संशोधन से, 81वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 2000 में। ठीक है? इसमें क्या कहा गया कि जो है कहा गया कि इसमें यह प्रावधान जो किया गया वो इस प्रकार था कि यदि जो है किसी वर्ग का एससी या एसटी या किसी वर्ग का जो सीट है अगर किसी भर्ती प्रक्रिया में खाली रह जाती है तो उसको जो है अगले साल के लिए उसी व्यक्ति के लिए जो है उसी कैटेगरी के जो व्यक्ति हैं उसके लिए आरक्षित फिर से कर दिया जाएगा। ठीक है? यानी कि इसमें क्या कहा गया समाधान, इसमें यह प्रावधान किया गया कि जो किसी श्रेणी की जो आरक्षित रिक्तियां हैं जो उस वर्ष किसी जो कारण से खाली रह गई हैं,
ठीक, भरी नहीं जा चुकी हैं, वो बैकलॉग हो गई हैं, अर्थात वो बैकलॉग हो गई हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि ऐसी रिक्तियाँ जो हैं उसको अगले वर्ष उसी श्रेणी के लिए अग्रसारित करने की बात कही गई, ठीक है। भले ही इस प्रक्रिया में जो ऐसा करने से जो 50% की आरक्षण की जो अधिकतम सीमा है उसका उल्लंघन हो जाए, ठीक है। यानी कि इसके अंतर्गत 50% की जो अधिकतम सीमा है उसके उल्लंघन से भी कोई बात नहीं होती थी, वो उल्लंघन हो जाए तो हो जाए, ठीक। बैकलॉग के मुद्दे को लेके बैकलॉग क्या हुआ कि मान लीजिए आज 100 वैकेंसी निकली है, ठीक। इसमें मान लीजिए 15% जो एससी का है, ठीक है, तो 15 सीटें हो गई एससी। उसके बाद 7.5% यानी कि 8 सीट हो गई जो है आपका वो उसका किसका आरक्षण है 7.5% एसटी का, ठीक है। 27 सीटें हो गई आपकी जो है बीसी की, और बची सीटें जो है जनरल की हो गई। अब मान लीजिए किसी वर्ष जो है इनका जो प्रोफेसर की सीटें हैं, ये कि प्रोफेसर की नियुक्ति होनी है, 15 लोगों हैं, सब पे नियुक्ति हो गई इस पे जनरल बीसी और जनरल की बीसी और एसटी की सीटों पर। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें जो है 10 ही लोग मिले, ठीक। उसके बाद इसमें 5 सीटें बच गई, ये बैकलॉग हो गई। अब इसको अगले साल जो है कोई वैकेंसी आई, मान लीजिए 100 वैकेंसी आई, फिर इसमें जो है 5 छोड़ के टोटल 105 वैकेंसी करके, और ये जो बची सीटें हैं इसको जो है उसी वर्ग का यानी कि एससी का बचा है तो एससी में जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार से जो है ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, ठीक। कैरी फॉरवर्ड बैकलॉग में कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि अगर किसी कैटेगरी की सीटें जो आरक्षित हैं उसकी सीटें जो पिछली वैकेंसी में बच गई हैं उसकी सीटें उतनी ही जो है एस्टीज अगली वैकेंसी में जोड़ दी जाएँ, ठीक है, अलग से उतनी सीटें जितनी बची हैं। उसके बाद जो वैकेंसी मतलब ओपन वैकेंसी मान लीजिए 100 आ गई, इनकी 20 सीटें हैं बची हैं, तो इसको कुल टोटल 120 मान करके 100 में पहले तो 100 में आरक्षण दिया जाएगा जो 15 पर 15, उसके बाद जो 20 सीटें उसकी बची थी ये बराबर 35 सीटें जो है एससी को मिल जाएँ, ये जो है कैरी फॉरवर्ड कहा गया। तो इसके बाद हम आज की अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि क्लास बड़ी हो जाती है तो बहुत अच्छा नहीं होता है। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे जो क्षैतिज और लंबवत आरक्षण की बात है उस पे बात करेंगे, और उसके बाद आगे चलेंगे। तो इसी के साथ आज की ये क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।